हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। दोस्तों अभी किस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का फुल नोट्स कैसे बनाए, कहाँ पर कौन टॉपिक कितना लिखे, सारा कुछ देखेंगे। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में तो सब जानते होइएगा, एक चैप्टर में पढ़ लिए होंगे। कहते हैं प्रेस मतलब होता है छपाई, जैसे कि मीडिया वगैरह होता है ना, उसको प्रेस कहा जाता है। तो प्रेस का मतलब शाब्दिक अर्थ ही हुआ कि छपाई, कोई भी चीज़ छापने वाले को प्रेस कहते हैं। और संस्कृति तो सबको पता है। चलिए अब है कि छपाई का इतिहास। जैसे कि प्रेस मतलब होता है छपाई, तो छपाई का इतिहास क्या है। तो सर्वप्रथम 105 ईस्वी में टस प्लाई जून ने कपास एवं मलमल का प्रयोग कर कागज बनाया। सबसे पहले कागज चीन में बना, ठीक है। चीन का एक व्यक्ति था, कौन? टस प्लाई जून। उन्होंने क्या किया कि मखमल और कपास ये दोनों चीज़ का प्रयोग करके कागज बनाया। वो कहाँ का था? तो चीन का था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कागज का छपाई कहाँ से आरंभ हुआ, सबसे पहले कागज कहाँ बना। तो आप लोग आंसर मारिएगा कि सबसे पहले कागज चीन में बना, ठीक है। कौन बनाया? तो टस प्लाई जून नामक व्यक्ति था, वही बनाया। किसका प्रयोग से? तो कपास और मलमल के प्रयोग से, ठीक है। और भी जितना भी कागज संबंधी जो भी कार्य था, कागज संबंधी अधिकतर कार्य की शुरुआत चीन से हुआ। चूँकि वहाँ कागज, अगर मान लीजिए कहीं पर कागज जो बन गया है तो क्या होगा कि कागज से जो भी चीज़ निर्माण हो सकता है, अभी जो भी चीज़ हम देख रहे हैं तो वह सबसे पहले वही ना होगा। जैसे हो गया प्रतियोगिता परीक्षा, अब कागज है तो बेचारा अपना प्रतियोगिता मतलब हर एक परीक्षा ले रहा है अपना कागज से। पतंग उड़ाने की कला, कागज से ही पतंग बनता है। उसके बाद मुद्रण कला यानी कि छपाई, मुद्रण मतलब क्या होता है? छपाने की कला, कोई भी चीज़ छापने की कला। जो भी चीज़ जैसे कि शादी कार्ड होता है, मुंडन कार्ड होता है, ये सारी चीज़ मतलब छपाने की कला को क्या कहते हैं? मुद्रण कला। जो भी चीज़ छपाई होता है, जो चीज़ हम लोग हाथ से नहीं करके आज अभी छपाने जाते हैं, तो ये इस सब चीज़ को क्या कहते हैं? मुद्रण कला। तो इस सब का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन से हुआ। अब देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग किसे कहते हैं। तो जब कभी आप डाकघर या फिर बैंक या कहीं भी जाते हैं तो देखते होइएगा कि एक मुहर लगाता है। मुहर कैसा रहता है? तो काठ का बना हुआ एक मुहर रहता है और इस पर स्याही डाल के आराम से जहाँ मारना होता है मार देता है। उसी को क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। देखिए स्याही से लगा हुआ काठ का बना हुआ ब्लॉक या तख्ती का कागज पर रख कर छापने की विधि को ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। यानी कि देखिए काठ का बना होता है, इसमें स्याही लगा होता है और इसको क्या कहते हैं? ब्लॉक या तख्ती का कागज पर रख कर छापने की विधि को क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। यानी कि इससे कागज़ पर जब हम छापते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। यानी कि वो जो काठ होता है, तख्ता होता है, उससे हम छापते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। देखिए सबसे पहले 594 ईस्वी में ब्लॉक प्रिंटिंग से छपाई सर्वप्रथम चीन में शुरू हुई। देखिए अधिकतर कार्य जो मुद्रण कला से संबंधित था सारा चीज़ चीन में ही हुआ। और ये ब्लॉक प्रिंटिंग का शुरुआत कब हुआ? तो 594 ईस्वी में ब्लॉक प्रिंटिंग का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो चीन से हुआ। एक नोट है कि प्राचीन काल में चीन से भारत, मध्य एशिया, यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग रेशम मार्ग से कागज़ का निर्यात होता था। यह मार्ग मुख्य रूप से रेशम के लिए बनाया गया था। देखिए रेशम मार्ग से तो हर एक व्यक्ति परिचित होइएगा। रेशम मार्ग जो है प्राचीन काल में मतलब चीन से अधिकतर रेशम जिस मार्ग से होकर जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो रेशम मार्ग पड़ गया। लेकिन हुआ क्या कि कागज़ का जब आविष्कार हो गया तो रेशम मार्ग से केवल रेशम ही नहीं जाता था, और भी चीज़ जाता था। उसमें से एक कागज़ भी था। जब कागज़ का आविष्कार हो गया तो इस मार्ग के द्वारा कागज़ ये भारत भी था, लेकिन भारत नहीं आकर के सीधे यूरोप जाता था, यूरोप से फिर भारत आता था। मतलब भारत जो है वो चीन के बगल में है, फिर भी लेकिन सबसे पहले कहाँ जाता था? माल यूरोप जाता था। यहाँ मोटा मोटी कह सकते हैं कि चीन से माल भारत, एशिया, मध्य एशिया और यूरोप जाता था, ठीक है। हाँ अब है सर्वप्रथम ब्लॉक प्रिंटिंग को मार्को पोलो ने यूरोप के इटली में लाया। देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले चीन में हुआ। अब चीन से जब जाना कि भाई वहाँ पे मुहर वगैरह लग रहा है, वहाँ से छपाई उपाई हो रहा है,
तो क्या किया कि मार्ड्रोपोलो नामक व्यक्ति था, वो क्या किया कि अपना इटली ला लिया, यानी कि यूरोप ला लिया। तो सबसे पहले यूरोप किसने लगाया ब्लॉक प्रिंटिंग को? तो मार्ड्रोपोलो। ठीक है। हाँ, मूवेबल टाइप का शुरुआत सर्वप्रथम 11वीं सदी में मध्य के कोरिया में हुआ। देखिए, मूवेबल टाइप मतलब क्या होता है कि ये घूमने वाला रहता है, मतलब कि ए से जेड तक, यानी कि ए से लेकर के जेड तक एक ही चीज़ से छपाई हो जाता था। पता नहीं कैसन मूवेबल टाइप होगा, रबर टाइप का रहता था, मतलब एक ही है लेकिन उसी को कभी घुमा के ए बना दिया, कभी बी बना दिया, कभी डी बना दिया, ऐसे इसी को कहते हैं मूवेबल टाइप। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और इसका शुरुआत कब हुआ? तो इसका शुरुआत हुआ 11वीं सदी में। कहाँ से हुआ? तो मध्य कोरिया में। कहेगा ब्लॉक प्रिंटिंग का शुरुआत तो चीन से हुआ। इटली सर्वप्रथम ब्लॉक प्रिंटिंग को किसने लाया? तो मार्ड्रोपोलो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यूरोप ने जर्मनी में पेपर मिल की शुरुआत 1336 ईस्वी में हुआ। यूरोप के जर्मनी में, देखिए पेपर मिल का शुरुआत जर्मनी में कब हुआ? 1336 में। जर्मनी कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में। पेपर मिल मतलब समझते हैं ना? पेपर मिल मतलब हुआ कि मतलब मशीन से कौन चीज़? कागज़ का बनना अधिक तेज़ी से बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? पेपर मिल। अब इसी बीच एक गुटेनबर्ग था, गुटेनबर्ग, इन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका निभाया और इनका जन्म जो है जर्मनी के मेज नगर में हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी के मेज नगर में। इस पेशा से क्या थे? तो कृषक, जमींदार, व्यापारी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो पिताजी थे, दादाजी जी थे, वो किसान भी थे, साथ ही साथ इसके पास थोड़ा अधिक जमीन भी था। व्यापारी मतलब इनके पास पहले से ही जैतून से तेल निकालने वाला मशीन था, यानी कि उससे ये अपना व्यापार करते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि पेशा में क्या थे? तो कृषक भी थे इनके पिताजी, जमींदार भी थे, जमीन था, व्यापारी मतलब कि तेल बेचते थे तो व्यापारी होबे करेंगे। अब देखिए छोटा मोटा उद्योग धंधा था तो व्यापार होबे करेगा। अब कहते हैं आविष्कार, तो ये क्या किया कि इसको पहले से ही जैतून मशीन एक था, जैतून से तेल निकालने वाला, तो इससे बेचारे पहले से मतलब क्या थे? परिचित थे। इनको पता था कि भाई मशीन में से कुछ होता है, तो इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, अपना ज्ञान एवं अनुभव से शीशा, टीन और बिस्मिथ का प्रयोग करके प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। जैसे अभी होता है ना कि हम लोग शादी कार्ड, मुंडन कार्ड छपवाते हैं, तो क्या आप उसको हाथ से लिखता है? नहीं लिखता है, तुरंत छाप देता है। तो उसी को क्या कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि फास्ट से छपाई होने लगा। और ये क्या किया कि अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर शीशा का प्रयोग किया, टीन का प्रयोग किया और बिस्मिथ, 3 चीज़ का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया कि प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग, ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, अब कहते हैं पहला छपाई गुटेनबर्ग का पुस्तक कौन है? तो बाइबल। गुटेनबर्ग सबसे पहले किस पुस्तक का छपाई किया? बाइबल का। किससे किया? तो ये अपने मशीन से। किस मशीन से? प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है। कहते हैं उस समय यूरोप में पादरियों को भगवान का दर्जा दिया जाता था, पादरी का कथन सर्वमान्य होता था। देखिए यहाँ से थोड़ा चेंज है कि मतलब वो तो गुटेनबर्ग के बारे में था, वो हो गया। तो पादरी वगैरह लोग कौन था? तो ईसाई धर्म का जो कुछ होता है ऐसे, उसको शायद पादरी बोला जाता है। तो वो पादरी जो था वो मतलब जो भी बोल दिया कि हाँ ये काम सही है तो वही होगा। पादरी को लोग भगवान समझते थे, मतलब वो जो बोल दिया कि इसके नाम पे इतना पैसा दो, सब देते थे, जो कहते थे बस वही करता था, मतलब जितना भी जनता था सब करता था। लेकिन मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, धर्म विरोधी नहीं, धर्म सुधारक थे। ठीक है, मार्टिन लूथर क्या थे? ये एक धर्म सुधारक थे। धर्म सुधारक मतलब कि इसको अगर लगा कि अगर इस धर्म में मतलब जैसे कि पादरी लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कानून कह रहे हैं जो इसको समझ नहीं आया, तो ये सीधे उसका विरोध करते थे। ये कहते थे नहीं ये सही नहीं है, कहीं धर्म में ऐसा नहीं लिखा है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब ये एकदम खुले विरोध करते थे। इसका कथन क्या था? इसका कथन था मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ सबसे महानतम तोहफा है। देखिए ये क्या कहते थे कि मतलब पादरी वगैरह लोग समझते थे कि मुद्रण पे अथी करो, दिस डैट कुछ जो करते थे, लेकिन ये जो था मार्टिन लूथर ये समझते थे कि मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ महानतम तोहफा है। ठीक है। अब देखिए इक्विनेशन क्या है? तो इस शब्द का प्रयोग पादरी ने किया था। मतलब ये जो था मार्टिन लूथर, ये काफ़ी लोगों को भड़का दिए थे। सभी लोग मतलब धर्म
सुधारक बन गए थे सभी लोग। अब मतलब कहीं बहुत सारा लोग था जो कि मतलब पादरी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, उसका मतलब वैल्यू थोड़ा उठ गया। तो उन्होंने क्या किया कि इस इक्विनेशन लाया। इक्विनेशन से क्या हुआ कि जो धर्म प्रचारक थे, जो मतलब मार्टिन लूथर का समर्थन करता था, प्रचारक हो गया, सुधारक हो गया और पुस्तक विक्रेता, यानी कि जो पुस्तक कहते थे बेचता था, उन सब पर रोक लगाया कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं करिएगा। ऐसे में मतलब उन सबको दिक्कत होता था। तो इसे क्या कहते हैं, इक्विनेशन, इस शब्द का प्रयोग पादरी ने किया था। इसके तहत प्रचारक, धर्म सुधारक, पुस्तक विक्रेता पर रोक लगाया गया। उम्मीद करता हूँ इतना तक समझ आया होगा। अब देखिए, कहते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, ये तो दूसरे देश का है। अब यहाँ से देखेंगे भारत में। देखिए, व्यापार करने के मामले में पुर्तगाली सबसे आगे रहता है, और ये भी भारत भी पहले पुर्तगाली ही आया था। 1498 में वास्को डी गामा आया था, तो ये इन्होंने ही भारत लाया था। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगाली ने 16वीं सदी में किया। कहेगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किस सदी में हुआ? 16वीं सदी में। किसने किया? पुर्तगाली ने किया। ठीक है। हाँ, अब देखिए अंग्रेज क्या था, तो आधुनिक रूप से प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत 1766 में विलियम बोस्टन ने किया। देखिए अंग्रेज था विलियम बोस्टन, वो आधुनिक रूप से प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत कब किया? 1786 में। अभी जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस को। देखिए भारत में जो समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र जो छपा वो था बंगाल गजट, लेकिन इसे कौन अंग्रेज छापा था? जेम्स जेम्स अंगस्टस कुछ नाम है, हिक्की ने छापा। जेम्स अंगस्टक हिक्की ने 1780 में क्या छापा? बंगाल गजट। लेकिन ये अंग्रेज छापा। अब भारतीय कौन छापा? भारतीय, तो भारतीय द्वारा पहला समाचार पत्र बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य छापे। ये 1816 में, ये 1780 में। यानी कि अंग्रेज जो बंगाल गजट छापा, दोनों का नाम बंगाल गजट ही पहला जो समाचार पत्र था, दोनों का नाम ये बंगाल गजट ही पड़ा। लेकिन इसको छापने वाला था जेम्स अंगस्टस हिक्की, JS हिक्की, और इसको छापा कौन? गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, बस दोनों में इतना ही डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ से भारत क्या हो गया कि दो प्रेस में बट गया। भारत का जो प्रेस था, यानी कि जो छापने वाला था, मीडिया कर्मी जिसको अभी हम लोग कहते हैं, वो दो भाग में बट गया। पहला तो ये था कि कुछ मतलब अंग्रेज का समर्थन था और कुछ जो भारतीय समर्थन था, तो दोनों एक मत से होकर नहीं छापेगा, दोनों में थोड़ा विरोध होगा। तो जिसके कारण क्या हुआ कि मतलब ये दो भाग में बट गया। कौन कौन बटा? तो पहला बटा एंग्लो इंडियन, पहला कौन बटा? एंग्लो इंडियन। दूसरा बटा भारतीय प्रेस। तो एंग्लो इंडियन क्या था? तो अंग्रेज द्वारा कुछ समाचार जो पत्र छापा उसको क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। यानी कि जो अंग्रेज छापते थे समाचार पत्र उसे एंग्लो इंडियन कहते थे। यहाँ थोड़ा गलती लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ये दूसरा है। ये स्टेटस मैन का ये मतलब उदाहरण है। देखिए पहला समाचार पत्र कौन छापा? यानी कि अंग्रेज लोग जो समाचार पत्र छापा उसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि ये छापे थे। पहला छापा स्टेटसमैन। तो देखिए स्टेटसमैन जो था ये थोड़ा उदार प्रवृत्ति का था, जो मतलब अंग्रेज और भारतीय दोनों के बारे में छापते थे। मतलब इसको दोनों से मतलब था, यानी कि ये किसी का एक का समर्थन नहीं करता था। कौन? स्टेटसमैन। जैसे कि अभी प्रभात खबर ये सब होता है ना, तो मतलब इसमें क्या होता है कि भारत के बारे में दिया रहता है, साथ ही दूसरे देश के बारे में भी दिया रहता है। तो उस समय था मतलब ये उदार प्रवृत्ति का था। अगर अंग्रेज गलत किया तो उसके बारे में छापेगा, इंडियन गलत किया तो उसके बारे में छापेगा स्टेटसमैन। ठीक है, हाँ। और ये दूसरा छापा टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद इंग्लिशमैन, ये रूढ़िवादी तथा घोर प्रतिक्रियावादी था। देखिए ये मतलब भारतीय के विरोध में था इंग्लिशमैन पत्रिका। उसके बाद उसी तरह से था पाइनोरियर, ये सरकार का समर्थन तथा भारतीयों का विरोध करता था। पाइनोरियर जो है ये सरकार का समर्थन और भारतीयों का विरोध। सरकार कौन? तो विदेशी सरकार, अंग्रेज का समर्थन करता था पाइनोरियर, मतलब इसको घटिया कह सकते हैं। उसके बाद सिविल एंड मिलिट्री गजट, तो ये लाहौर में छपता था। लाहौर पाकिस्तान का राजधानी था पहले, अभी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ भारत में भी छपा। तो भारतीय द्वारा छपने वाला पत्र पत्रिका, ये सब तो अंग्रेज छापे थे, 5-6 गो था, देख लिए। अब देखिए राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा का अंत किया, उनका 3 गो क्या सती प्रथा का अंत को किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। और इसका पत्रिका क्या है? पत्रिका है 3 गो। पहला संवाद कौमुदी, ये किस भाषा में है? बहुत बार पूछा गया है संवाद कौमुदी, तो ये बंगाली भाषा में है। 1821 में राजा राम मोहन छापे। मिराहुल अखबार, ये फारसी भाषा में है। उसके बाद एक और छापे ब्राह्मण निक्कल
मैगजीन ये अंग्रेजी भाषा में है, यानी कि बंगाली, फारसी, अंग्रेजी ये 3 भाषा में पत्रिका 3 गो छापा। तो आप लोग बस कौमुदी, संवाद कौमुदी ध्यान रखिए बंगाली भाषा में, बस यहीं से आ जाएगा। दूसरा है सत्येंद्र नाथ टाइगर एवं मनमोहन घोष, ये दोनों मिल करके एक इंडियन मिरर, उत्तरी भारत का दैनिक समाचार पत्र, यानी कि जो उत्तरी भारत है, यानी कि जैसे कि ये भारत का मैप है तो ये शायद उत्तरी पड़ता है, नहीं ये ऊपर का इलाका उत्तरी पड़ता है, तो उत्तरी भारत का जो है दैनिक समाचार पत्र कौन है, इंडियन मिरर। ठीक है, अब देखिए केशव चंद्र सेन, ये एक पत्रिका छापा सुलभ, ये बंगाली भाषा का दैनिक समाचार पत्र था। देखिए इंडियन मिरर उत्तरी भारत का दैनिक समाचार पत्र था, जबकि सुलभ कहाँ का था, तो बंगाली भाषा में दैनिक समाचार, बंगाली भाषा का दैनिक समाचार पत्र था। इंडियन मिरर कहाँ था, उत्तरी भारत का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, ये भी 2 गो छापे थे, पहला केसरी मराठी भाषा में, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। केसरी किस भाषा में छापा गया है, तो केसरी मराठी में। उसका 2 गो छापा पराठा, ये इंग्लिश भाषा में छापा। ठीक है, अब महात्मा गांधी क्या छापे थे, ये यंग इंडिया और हरिजन, दोनों कई बार पूछा गया है, तो इन दोनों को तो ध्यान रखिएगा। यंग इंडिया और हरिजन का प्रकाशन किसने किया, तो कहिएगा महात्मा गांधी। ठीक है, हाँ। अब देखिए एनी बेसेंट कौन था, तो ये महिला थी। 2 समाचार पत्र इसने भी छापा, कौन छापा, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, हाँ, ये शायद कांग्रेस का महिला ये एनी बेसेंट कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी शायद। मोतीलाल नेहरू ये इंडिपेंडेंस छापे। बरिंद्र घोष ये युगांतर एवं वंदे मातरम छापा, कहेगा वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, बरिंद्र घोष। सचिदानंद सिन्हा हिंदुस्तान रिव्यू छापे। के.एम. पानिकर हिंदुस्तान टाइम्स छापे। शिव नंदन प्रसाद आज नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। फिरोज शम मेहता बारबो क्रॉनिकल का आविष्कार किया। बॉम्बे क्रॉनिकल का आविष्कार, यार फिरोज शम मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल का आविष्कार किया। एम.जे. पांडे है ये इंद्रू का प्रकाश किया, इंद्रू प्रकाश का प्रकाशन किया। इंद्रू प्रकाश का प्रकाशन कौन किया, एम.जी. रनाडे। उसके बाद है गदर समाचार पत्र। देखिए गदर पार्टी का स्थापना कौन किया, लाला हरदयाल। लेकिन गदर समाचार पत्र का स्थापना कौन किया, मतलब प्रकाशन कौन किया, लाला हरदयाल। कब किया, 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। कहाँ किया, तो अमेरिका में किया। किस शहर में, सैन फ्रांसिस्को शहर में। कौन किया, तो लाला हरदयाल। किसका प्रकाशन किया, गदर समाचार पत्र का। ठीक है, याद हो गया, 1913 लाला हरदयाल, सैन फ्रांस शहर अमेरिका, और गदर समाचार पत्र। ठीक है। कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इसका भी पत्र बहुत मतलब ये फेमस क्वेश्चन है, हम कई बार देखे हैं। कहते हैं सोम प्रकाश, तो नीलहो का विरोध करता था तथा भारतीयों के में राष्ट्रवाद का विरोध करता था। नीलहो मतलब कि जो नील की खेती पर प्रतिबंध मतलब कि जबरदस्ती करवाता था, उसको ये विरोध करता था। कौन, सोम प्रकाश। इसमें उसका विरोध ही लिखा हुआ था, जबकि भारतीयों में राष्ट्रवाद का विकास के बारे में बात इसमें लिखा रहता था। अब देखिए, जब भारतीय अत्यधिक मात्रा में समाचार पत्र छपवाने लगा तब अंग्रेज की कमी भारतीय जनता जानने लगा, क्योंकि ये सभी समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में छपता था। देखिए होता क्या था कि आपने अभी तक में बहुत चीज़ नोटिस किया होगा कि कुछ मराठी में छपते थे, कुछ इंग्लिश में छपते थे, कुछ बंगाली भाषा में छपते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग को मतलब अगर हिंदी भाषा नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, उसका कम से कम अपना क्षेत्रीय भाषा आता है, तो उस क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र छपता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि पूरे इंडिया में मतलब सभी को पता लगा कि नहीं यार अंग्रेज गलत है, ये हम लोगों पर बहुत जुर्म कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता था कि राष्ट्रवाद का विकास होता था। तब यहाँ से अंग्रेज सोचना शुरू किया, और उस समय वायसराय था। कौन था वायसराय, वायसराय मतलब राजा जो इंडिया पे शासन कर रहा था। तब अंग्रेजी वायसराय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। कौन वायसराय लाया, ये लाया था लॉर्ड लीटन, ये वायसराय था उस समय का, यही लाया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देखिए ये एक्ट क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, तो देखिए ये एक्ट मुख्य रूप से इस सोम प्रकाश किधर गया, हाँ, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्य रूप से बनाया गया था। लेकिन इसको मतलब धीरे धीरे सभी पर ये प्रकाश लगाता था। कहते हैं यह अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड लीटन द्वारा बनाया गया कानून था। इसके तहत अंग्रेज के खिलाफ छपने वाला पत्र, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पर
प्रतिबंध लगाना था। देखिए, यानी कि जो भी क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र छप रहा है जिसमें अंग्रेज का विरोध है, और जिसमें भारत में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में बताया गया है, उस सब पत्रिका को क्या करेगा कि प्रतिबंध लगाएगा, वो सब नहीं छपेगा। अब देखिए, एक नोट है कि अमृतलाल बाजार पत्रिका जो कि बंगाली भाषा में छपता था, लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के डर से इंग्लिश भाषा में छपने लगा। देखिए, कहेगा कि कौन सा पत्रिका रातों रात अपनी भाषा बदलकर इंग्लिश भाषा में छपने लगी, तो कहिएगा कि ये था अमृतलाल बाजार पत्रिका। कौन था? तो अमृतलाल बाजार पत्रिका। ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के डर से बंगाली भाषा में छपता था, लेकिन डर से ही तुरंत रातों रात इंग्लिश भाषा में छपने लगा। अब देखिए, ईसाई धर्म का जो पत्रिका था वो 2 भागों में बट गया। पहला था न्यू टेस्टामेंट। ये मार्टिन लूथर द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको क्या कहते थे? प्रोटेस्टेंट। न्यू टेस्टामेंट को क्या कहते थे? प्रोटेस्टेंट। और टेस्टामेंट जो पुराना था उसको कैथोलिक कहते थे। ठीक है, हाँ। बस अब देखिए, एक लास्ट टॉपिक है कि भारत के में राष्ट्रवाद विकास में प्रेस की क्या भूमिका। तो देखिए, प्रेस का सभी क्षेत्रों में भूमिका होगा। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर राजनीतिक नेता के बारे में नहीं लिखेगा, जो समाचार पत्र छापता है वो सब नहीं लिखेंगे, तो लोग कैसे जानेंगे? आर्थिक क्षेत्र में जब जैसे रुपया पैसा के मामले में कि कभी कहाँ कौन दाम घट गया, कहाँ कौन दाम बढ़ गया, व्यापार होता है, तो ये सब आर्थिक क्षेत्र में आता है, तो इसमें भी प्रेस का भूमिका है। और राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में भी प्रेस का भूमिका है कि मतलब जैसे कि अगर माने सती प्रथा का अंत कौन किया? तो राजा राम मोहन ने सती प्रथा का अंत किया। अब देखिए, ये अकेले तो नहीं कर सकता था, ये पूरे जाके बोल सकता है, घोरे घोर जाके बोलेगा कि सती प्रथा का अंत करो, ये गलत है। तो ये क्या करते थे? पत्रिका छापते थे, जिसके कारण सभी लोग पढ़ते थे, तो कहते थे हाँ ये गलत है। तो हुआ ना, प्रेस के कारण राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है ना। तो भारत में कैसे फैला? देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। साथ ही अंग्रेज की शोषणकारी नीति का उजागर हुआ। देखिए, प्रेस में अंग्रेज के बारे में बताया गया था कि भाई ये गलत है, तो उसका भी विरोध हुआ था। ठीक है। साथ ही समाज सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला, और समाज को जो सुधारना चाहते थे, सुधारने के लिए जो भी आंदोलन चला है, उसको काफ़ी बढ़ावा मिला प्रेस के कारण। ठीक है। और अंग्रेजी नीति के विरोध का माध्यम मिला, और शिक्षा का भी खूब विकास हुआ प्रेस के कारण। जैसे कि मतलब शिक्षा का भी पूरे विकास हुआ, कहीं का शिक्षा कहीं मिलने लगा, क्योंकि ये पत्रिका छपने लगा। और दूसरे देश के आंदोलन के बारे में जानकारी मिला, अरे भाई वहाँ तो आंदोलन होकर सरकार को गिरा दिया है, तो इससे क्या हुआ कि दूसरे देश के आंदोलन के बारे में जानने लगा, भाई हम भी तो हट भगा सकते हैं सरकार को, तो ऐसे में राष्ट्रवाद का विकास होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे कि इसीलिए प्रेस भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता था। तो प्रेस का इतना भूमिका है, इसलिए प्रेस को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता था। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। ये था पूरा चैप्टर 8 हिस्ट्री चैप्टर 8 का नोट्स। अगर आप लोग मतलब इसका नोट्स चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें नोट्स चाहिए, और नहीं तो यहीं से खुद बना लीजिए, या इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, पूरे याद हो जाएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, और ऐसे सपोर्ट थोड़ा करते रहिए। आप लोगों से बहुत उम्मीद है हमारी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मस्त से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, जय हिंद।